दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, और उस पेरू में एक बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ गया है। और आपको तो पता ही है कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए किसी भी विषय पर हमें चर्चा करना जरूरी हो सकता है जब किसी देश में कोई बीमारी राष्ट्रीय आपात की वजह बन जाती है। तो आज इसी वजह से हम इस बीमारी पर चर्चा करेंगे, इसके कारणों को समझेंगे, इसके इलाज को जानने का प्रयास करेंगे और यह क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में इसका नाम क्या है। गुइलेन बेरे सिंड्रोम, इसको हम जीबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आप जीबी सिंड्रोम सुने तो समझ जाइएगा इसी के बारे में बात चल रही है। मुख्य बात क्या होता है इस जीबी सिंड्रोम में कि जो हमारे ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ के नर्व्स जो है, तंत्रिकाएं हैं जो वो प्रभावित होती हैं। और आप देखें तो नॉर्मल नर्व कुछ इस तरह की दिखेगी, लेकिन जो अफेक्टेड नर्व है वो इस तरह से आपको दिखेगी जो कि प्रभावित हो गई है। इसकी वजह से सिग्नल लेने में, यानी कि शरीर से मस्तिष्क का जो सिग्नल का आदान प्रदान है वह काफी मुश्किल हो जाता है और शरीर को काम करने में दिक्कत होती है। इसको हम विस्तार से समझेंगे और हमारी खबर भी इसी पर है कि आखिर यह है क्या जीबी सिंड्रोम, और यह अपने आप में एक डिसऑर्डर है तो क्या है, और जो पेरू है उसने डिक्लेयर कर दिया है नेशनल इमरजेंसी, उस बात को समझेंगे क्यों। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में पेरू में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है इस जीबी सिंड्रोम की वजह से। तो पेरू के हाल क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यह सिंड्रोम है क्या। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे गुइलेन बेरी सिंड्रोम के लक्षण और पहचान क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यह किस प्रकार से हो सकता है किसी को, और इससे जुड़े हुए कुछ और सवाल जो शंकाएं हो सकती हैं जैसे कोरोना के समय पर भी थी, तो वह जानेंगे। उसके बाद इलाज क्या हो सकता है यह देखेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो देखिए सबसे पहली बात चर्चा में क्यों है, हमने बताया जीबी सिंड्रोम जो है, जो अपने आप में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल विकार है, वह अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है और लगभग कितनी, लगभग 150 से भी ज्यादा लोग वहां पर इससे प्रभावित हो गए हैं और अपने आप में एक बहुत अलग किस्म का विकार है। इस वजह से चिंता का विषय बन गया है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से आपातकाल की स्थिति लगी है। लेकिन बात आती है कि आखिर वहां के हाल हैं क्या। तो देखिए 90 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है, क्योंकि इलाज क्या होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, लक्षण के आधार पर किया जाएगा या कोई सटीक इलाज है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। इन सारे सवालों का जवाब वे खुद ढूंढ रहे हैं। इसके लिए वे कार्य योजना बनाएंगे और फिलहाल के लिए जो भी परिस्थिति है उसमें अपने स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर करने का इन दिनों में प्रयास करेंगे और अन्य अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, इलाज ढूंढने का प्रयास तो हो ही रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नजर भी इसमें जमा हुआ है। तो अब देखते हैं आगे की बात क्या है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम कोई नया नहीं है, बहुत पहले से है, काफी समय से इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। अभी चर्चा में आया है पेरू में, इसकी संख्या जो बढ़ी है इस वजह से अमेरिका में भी ये देखने को मिलते हैं, अन्य जगह भी देखने को मिलते हैं मामले। देखिए इसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है, इम्यून सिस्टम पर पड़ता है, और यह जो है उससे जुड़ा हुआ एक दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार है। हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह हमें ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जो हमारी स्वस्थ तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, उस पर ही हमला करने लगेंगी। जैसे ये डिसऑर्डर हमें होगा या किसी को भी होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसकी ही स्वस्थ तंत्रिकाओं पर हमारा इम्यून सिस्टम हमला करने लगेगा। जबकि इम्यून सिस्टम का काम क्या था, हमें बचाना। कोई हमें नुकसान पहुंचाता है उसे वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाने लगा। अब यहां पर बात आती है कि इससे होता क्या है। देखिए मांसपेशी कमजोर हो जाती है, सुन्न होने लगता है, झुंझुनी जो बोलते हैं उसका लक्षण देखने को मिलता है। गंभीर मामलों में पक्षाघात, पैरालिसिस तक की स्थिति सामने आ सकती है, बहुत गंभीर मामला हो तो, यानी कि जीवन के लिए भी आगे चल के खतरे की स्थिति इसमें बनती है मामला अगर गंभीर होता जाए तो। सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें जीवन हर किसी का चला ही जाता है, लेकिन बहुत मामलों में ऐसा होता है। और मान लीजिए ऐसा नहीं भी होता है तो कंडीशन उस व्यक्ति की बहुत खराब हो जाती है, सामान्य नहीं रहती है। इस बात को समझना होगा। और एक जो बात आती है बार बार जो मैं आपसे कह रहा हूं, सिंड्रोम सिंड्रोम, तो आखिर सिंड्रोम हम क्यों कह रहे हैं, बीमारी हम उतना क्यों जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह जो है अपने आप में इसका रीजन क्या है वह एकदम क्लियर नहीं है। तो अपने आप में यह विकार की तरह ज्यादा दिखती है, बीमारी की तरह कम दिखती है। अब आगे देखते हैं जीबी सिंड्रोम के लक्षण और पहचान क्या है, जो प्रमुख लक्षण है और जिससे हम पहचान सकते हैं
सबसे पहले इसमें कमजोरी होगी। अब देखिए बहुत सारे मामलों में कमजोरी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों में, ऑटोइम्यून डिजीज कोई भी हो उसमें भी इस तरह के देखने को मिल सकता है। बहुत सारे हम कोविड के केसेस में भी ऐसे ही देखते थे कि बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे नॉर्मल फ्लू के भी लक्षण जैसे ही होते थे, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें एक्सट्रीम पे चली जाती थी, फिर उसमें कुछ हल्के फुल्के अंतर भी समझ में आते थे, तब मामला समझ में आता था कि कोविड है। कुछ इसी तरह से इसमें भी है कमजोरी। फिर उसके बाद हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, फिर उसके बाद शरीर में अकड़न, ब्लड प्रेशर की समस्या भी होगी। उसके साथ ही जो नसें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से मस्तिष्क से प्राप्त संकेतों का मांसपेशी जवाब नहीं दे पाएगी और वह अंग उस तरीके से काम नहीं करेगा। सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके अलावा चलने में, सीढ़ी चढ़ने में भी कठिनाई होगी। उंगलियां हैं, टखने हैं, कलाई है, यहां पर चुभन होगी। उसके अलावा खाना खाने में, बोलने में भी कठिनाई देखने को मिल सकती है। डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। जो ब्लैडर होता है, यूरिन पास करने में भी आपका कंट्रोल उतना नहीं रह जाएगा। इस तरह के मामले हो सकते हैं। अंत में एक जो सबसे बड़ा इशू दिखाई देता है वो होता है पैरालिसिस का। ये खतरा भी बना रहता है। उसके बाद किससे हो सकता है, इस बात को समझिए। मुख्य रूप से यह देखा गया है, यह समस्या उनके साथ आती है जो ज्यादा उम्र के हों या तो जिनका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह कमजोर हो, इम्यून सिस्टम कमजोर हो। तो वयस्कों और वृद्धों को भी होगी, और इनमें से अगर किसी की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तब तो सबसे पहले उसी को होने की संभावना है। शुरुआत किस तरह से देखने को मिल सकती है, किस स्थिति के बाद शरीर जब कमजोर पड़ता है तो यह समस्या आ सकती है। जैसे डायरिया हो जाए, सांस जुड़ी हुई रेसिप्रोकेटरी इन्फेक्शन हो जाए, तो वहां पर यह समस्या देखने को मिल सकती है। उस स्थिति में कभी कभी देखा गया टीकाकरण के बाद, कई मामलों में ऐसा कहा गया है, कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है इस मामले में। कहा है कि जैसे कि टीकाकरण हुआ, जैसे कोविड-19 का भी टीकाकरण कुछ देशों में हुआ, कोविशील्ड की बात करें, उसके बाद भी टीकाकरण के बाद कुछ दिनों बाद लक्षण देखे गए हैं मरीज में। उसके बाद देखा जाता है कि जो जीका वायरस है उसके जुड़े हुए भी मामले यहां पर दिखाई देते हैं इस जीबी सिंड्रोम से। क्या यह वंशानुगत हो सकता है? एक सवाल हमेशा यह आएगा, क्या यह वंशानुगत हो सकता है? तो एकदम क्लियर समझ लीजिएगा कि नहीं, नो। अगला सवाल आएगा, क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो अभी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कहा है वह क्या बताया है? नो। अब आगे देखिए, आगे की बात कैसे रोका जा सकता है। देखिए, जब बात मैंने आपसे शुरुआत की थी तो यही कहा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी जितनी बेहतर होगी, इम्यून सिस्टम जिसका जितना मजबूत होगा, उतना उसके लिए बेहतर होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? नियमित संतुलित आहार लेना होगा, व्यायाम करना होगा, योग करना होगा, ध्यान करना होगा। ये सारी चीजें वो होती हैं जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बेहतर होती है। इसको जोर देने के लिए अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे करने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को तो करने ही चाहिए। इलाज किस तरह से होगा? अगर कोई इससे पीड़ित हो गया है, बचाव तो ठीक है, लेकिन इलाज के मामले में देखिए, एक तो सबसे पहला जो है, सबसे पहली बात का ध्यान रखना है, लक्षण क्या है। जो भी लक्षण सामने दिखाई देगा सबसे पहले उसका इलाज होगा। उसके बाद इलाज के दो तरीके मुख्य रूप से बताए जाते हैं, प्लाज्माफेरेसिस और दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसमें देखिए, पहले वाले में क्या है, प्लाज्माफेरेसिस में क्या है, जो रोगी के शरीर से एंटीबॉडीज को अलग किया जाता है जो नसों पर हमला कर रही होती हैं, और फिर ब्लड को वापस शरीर में चढ़ा दिया जाता है। प्लाज्मा से डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को अलग किया जाता है, फिर उसमें से उन एंटीबॉडीज को अलग किया जाता है जो नसों में हमला कर रही थी, और उसके बाद फिर वापस से बॉडी में वो वापस दे दिया जाता है। तो ये एक तरीका है। समय कितना लगेगा ठीक होने में, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक और दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन में। अब इसमें क्या होता है, नर्व्स को नुकसान पहुंचाने वाले एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसमें हम प्लाज्मा से बाहर निकाल रहे थे, अलग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है एंटीबॉडीज को। तो न्यूट्रलाइज करने पे क्या होगा कि वो नर्व्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तंत्रिका हमारी नुकसान में नहीं आएगी। लेकिन इसमें भी वही बात है, कितना समय लगेगा किसी के ठीक होने में, ये हम कह नहीं सकते हैं। किसी को ज्यादा लग सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, और कुछ मामलों में शायद कुछ साल भी लग सकते हैं किसी को ठीक होने में। अब देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? पेरू, अमेरिका, मैक्सिको और चिली।
आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।